जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एजीटीए की नई वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि पहले अपडेट कर दिया गया है। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। जो जो भाई बंधु अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए समझते हैं कि आप जब एजीटीए बन जाएंगे उसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या काम करेंगे, क्या सैलरी रहेगी, और आपको क्या क्या काम करने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, ऑफिस का काम कैसा रहता है, ए टू जेड बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उससे थोड़ा सा सहानुभूति मिलता है, साथ मिलता है, प्यार बढ़ता है। ठीक है, चलिए चलिए समझते हैं कि इसकी पद क्या है, स्थिति क्या है। देखिए, पहली बात है, ये जो पद है ये ब्लॉक लेवल के अंदर काम करते हैं असिस्टेंट के जैसा। ठीक है, आप एक ब्लॉक के अंदर अलॉट कर दिए जाएंगे। आपके अंदर ब्लॉक पे एक होगा ब्लॉक ऑफिसर। ठीक है, जो एसटीए के थ्रू यूपी पीसीएस के थ्रू जाता है। हम लोग जिसे क्या बोलते हैं, एसटीए बोलते हैं। जो एजीटीए का प्रमोशन का हेड ऑफिस होता है वो एसटीए जैसा होता है। तो अब एक ब्लॉक में असिस्टेंट का पद का काम करेंगे। ठीक है, असिस्टेंट समझ के, सहायक ज़्यादा छोटा पद मत समझिए, पद बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्लॉक बहुत बड़ा होता है। उसमें असिस्टेंट जैसा पद भी बहुत बड़ा पद होता है। ठीक है, और जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई गांव रूरल एरिया के लिए जो भी प्रोजेक्ट आएगा, उसमें आपके सिग्नेचर के बिना उस प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरह से आपको यह पावर दिया जाता है कि आपके क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट है, आप सिग्नेचर करिए और इस प्रोजेक्ट को आगे प्रमोट करिए। ये आपके देखिए पावर मिलता है। ठीक है, न्याय पंचायत अधिकारी। ठीक है, कृषि अधिकारी के रूप में आपको काम मिलता है। न्याय पंचायत अधिकारी कर सकते हैं या ग्राम पंचायत अधिकारी कर सकते हैं। सिंपल समझिए कि एक न्याय पंचायत में कई सारे पंचायत होती हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि एक न्याय पंचायत हो गया, उसके नीचे मल्टीपल ग्राम पंचायत होगी, और हर एक ग्राम पंचायत में मल्टीपल गांव भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपने समझा होगा कि मान लो कोई एक गांव है। ठीक है, वो अगर पंचायत, उसमें कई सारे अलग अलग छोटे छोटे गांव मिलके एक पंचायत बनती है, और उस पंचायत में कई सारे पंचायत मिलके एक न्याय पंचायत बनती है, और कई सारे न्याय पंचायत मिलके एक ब्लॉक बनता है। तो आप न्याय पंचायत के अधिकारी बनते हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अब तक कि आपका लेबल क्या है। मतलब कि जैसे एक विलेज हो गया। ठीक है, छोटे विलेज हो गए। इन छोटे छोटे विलेजों को मिला के एक बनता है क्या, न्याय पंचायत। ठीक है, और पंचायत, सॉरी, और इन पंचायतों को कई सारे पंचायत मिला के बनता है एक न्याय पंचायत। तो आप यहाँ बैठते हो। ठीक है, आप यहाँ बैठोगे, आपके नीचे ये लोग, इतना लोग काम करेंगे। चलो आगे समझते हैं आपका कार्य क्या रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आप एक जीटीए बन गए, आप एक कृषि अधिकारी बन गए, तो आपका काम क्या है, आपको क्यों यह पद दिया गया है। सबसे पहला काम है कि केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं को धरातल पे उतारना। आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम, प्रोजेक्ट, एक्सटेंशन का वर्क मिल रहा है, उसे आप अपने किसान बंधुओं के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए सरकार ने इस प्रकार की नई मशीन लॉन्च की है, सरकार ने यह दवा लॉन्च की है, सरकार ने यह बीज लॉन्च की है, आप इनका यह उपयोग करेंगे तो आपको यह फायदा मिलेगा। आपका सबसे मेन काम है। दूसरा है पीएम किसान का। जैसे पीएम किसान जो चल रहा है उसका ई-केवाईसी करना, जो भी डेटा आपको मिला हुआ है कि अब इन्होंने यह डेटा डाला है उसका सत्यापन करना। आपके पास इतनी पावर होती है कि आप वेरीफाई करके आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो, डिस रिजेक्ट भी कर सकते हो। आपके पास पूरी पावर होती है। तो समझ सकते हो, फैमिली आईडी, जो किसान की फैमिली आईडी बनती है, उसमें आपके ही आईडी से वो बनता है भाई। सोच लो, आपके पास इतनी बड़ी पावर है कि आप किसी की एक आईडी बना सकते हो, फैमिली आईडी बना सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। दैट्स योर पावर आफ्टर यू सेलेक्टेड इन एजीटीए। ओके, सबसे बड़ा अगर प्रॉफिट वाला काम होता है तो सब्सिडी का। अब इसके बारे में क्या है मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, तो मैं बोलूंगा नहीं। बट सबसे बड़ा प्रॉफिट वाला काम आपके एजीटीए बनने के बाद देखो यही होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, एजीटीए बन जाना उसके बाद मैसेज करना तो बता दूंगा कि क्या प्रॉफिट इसमें है। तो सबसे एक सब्सिडी काम होता है। जैसे मान के चलो कि कोई सर किसान है, उसको थ्रेसर मिला, उसको कल्टीवेटर मिला, तो वो उसने परचेज कर लिया। तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है कि आपका मान लो 50,000 का है, तो चलो मैं आपको 10,000 रुपये सब्सिडी दे दे रहा हूँ, 20,000 सब्सिडी दे दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो यह सब्सिडी का जो वेरिफिकेशन होता है वह काम आप ही करोगे, आप ही करोगे। ठीक है, चलो इतना समझ के अब थोड़ा सा तकनीकी समझते हैं। यह तो हुआ एक्सटेंशन का काम। अब थोड़ा तकनीकी समझते हैं क्या होता है। आप क्रॉप के डॉक्टर होते हो। अब इतना तो जानते हो कि आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो, आपने एग्रीकल्चर की तैयारी की है, तो आपको सारे क्रॉप के बारे में, रोग की पहचान करने के बारे में सब पता हो गया होगा। रोग से याद आया, इंटोमोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इंटोमोलॉजी क्लासेस बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है, वहाँ से इंटोमोलॉजी पढ़ लीजिए।
फसल से याद आया कि मैराथन क्लास एग्रोनॉमी का शुरू कर दिया गया। जो भाई CUT/PG के लिए तैयारी कर रहे होंगे वो यहाँ से देख ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ कराए जा रहे हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, हर प्लेलिस्ट में क्लासेस हो रही हैं। आपको एक एक एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, यहाँ तक कि AGTA, AFO के लिए मैराथन, सब कुछ चलाया जा रहा है आपके यूट्यूब पे। सब फ्री है। क्लासेस देखिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए, सब कुछ आपको मिल रहा है, वो भी अच्छे से PPT बना के, अच्छे से पढ़ा के। चलिए, तो आप क्रॉप डॉक्टर होंगे। क्रॉप डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टर क्या करता है? रोग की पहचान करता है, दवा देता है ना। तो आप फसलों में रोग की पहचान करोगे, उसमें कौन सा कीट लगा ये बताओगे, और साथ में आप दवा बताओगे कि अच्छा आप ये यूज करिए, आपको आराम मिलेगा। जैसे मान के चलोगे ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा समझते हो ना, खपरा बीटल। तो आप बताओगे नहीं नहीं भाई देखो यहाँ पर आपके यहाँ नमी ज़्यादा है, तो ऐसा कि आप ऐसे जगह स्टोर करो जहाँ नमी कम हो। ठीक है, इस तरह से। दूसरा बहुत बड़ा काम होता है सॉइल हेल्थ कार्ड। कब चालू हुआ था? 2015 में। कब चालू हुआ था? 2015 में। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का आपका काम आप ही होता है। मिट्टी की सैंपलिंग, मतलब कि देखो, आप ये जाकर खेत में आप पर्सनली नहीं करोगे, आपके नीचे सहायक रखे गए होते हैं। तो आप सैंपलिंग का मंगवाओगे और हर एक खेत का सैंपलिंग जांच करवाओगे, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाओगे। सरकार इसके लिए अलग से पैसा देता है, यानी कि आपकी जो 40,000 आपको सैलरी मिल रही है, उसी में आपको सरकार ये भी काम कराता है। जब आप ना सॉइल सैंपलिंग वाला काम करवाते हो ना, तो उसका 5 से 15 रुपये पर यूनिट का मिलता है अलग से। ये जब आप बनोगे तो आपको पता होगा, तो इसका अलग से पैसे मिलता है कि आप सॉइल सैंपलिंग कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो ये सरकार अलग से देता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट जॉब में भाई लोग दौड़ता है। सब कुछ का काम का पैसा देगा आपका, मतलब सैलरी दे रहा है वो अलग है, वो तो आपको समझो कि आप तो बख्शीश दे रहा है। उसके बाद आप जितने काम करोगे सबका पैसा मिलता है भाई। दूसरा सबसे बड़ा काम होता है डिजिटल सर्वे। अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से जितने भी रबी, खरीफ, जायद में आपके एरिया में जो भी खेती हुई है ना, उसका आप डिजिटल सर्वे करोगे कि कौन सी फसल किस एरिया में, कितने एरिया में लगाई गई है। यह डिजिटल सर्वे करके आपको चढ़ाना पड़ता है अपने रोल पे। तीसरा है बीज वितरण। सबसे ज़्यादा देखो, अगर एक्सटेंशन में अगर कुछ काम आपको मिलेगा तो बीज वितरण का ही मिलता है। आपको हो सकता है कि किसी गोदाम के इंचार्ज बना दिया जाए, ऐसे सीनियर लोग को बनाया जाता है। आपके अंदर एक गोदाम ही दे दिया जाएगा, वहाँ पे जो सीड्स आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ गलत काम भी करते हैं तो पकड़े जाते हैं, जेल भी जाते हैं, किसी की नौकरी भी चली जाती है। ऐसा काम मत करिएगा। तो कुछ सीड्स आ रही है किसानों के लिए, उन्हें प्रेम से बांटिए। किसान ऐसे ही बहुत गरीब होते हैं, बहुत अमीर हमारे बात किसान नहीं है। सीड आता है, उसे आप बांटिए अच्छे से। तो आपका बीज वितरण काम होता है। डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको प्रदर्शनी लगाना पड़ता है, गाँव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताना पड़ता है कि यह सीड्स आई है, ये नई वैरायटी की है, इसका ये उत्पादन है, ऐसे फायदा है। तो आपका यह भी काम रहता है। ठीक है, आपको दो काम में, एक सॉइल हेल्थ कार्ड में और एक डिजिटल सर्वे के लिए अलग से सरकार पैसे देती है। ठीक है, हर एक काम के हिसाब से पैसा देती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन तो आपका मतलब गवर्नमेंट का इसका मेन ही वर्क होता है, तो इसके पैसे नहीं मिलते हैं और पहले का पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये जो दो आपका है ना, इसका पैसा मिलता है अलग से सरकार देती है। चलो, तीसरा समझते हैं कार अधिकार क्या है आपका, सामाजिक दायित्व क्या है। जैसे हमने बार बोला एक्सटेंशन, AGTA का अगर सबसे मेन रोल बताऊं मैं आपको, तो एक्सटेंशन वर्क। अगर एक्सटेंशन क्लास आपने की है, नहीं की है, तो प्लेलिस्ट में जाकर एक्सटेंशन कार कर लीजिए। देखो, एक्सटेंशन का ही क्लास करना, एक्सटेंशन का ही काम करना आपका मेन दायित्व है। जो भी किसान बंधु हैं उन्हें आप एक तरह से, उनके आप डॉक्टर हो एग्रीकल्चर के, उन्हें आप समझाओगे, उन्हें आप बताओगे क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कौन कौन सी स्कीम आई है, कैसे आप इनरोल कर सकते हो। फैमिली कार्ड बनाओगे आप ही, PM किसान की स्कीम का जो भी परियोजना चल रहा है उसका वेरिफिकेशन आप ही करोगे। आपके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ऑफिसर ऐसे नहीं हो, देखो एकदम बाबू की तरह, ऑफिसर की तरह जाके ना खड़ा होकर एकदम बाबू ऑफिसर की तरह सबको सलाह दोगे, एकदम ऑफिसर वाली नौकरी है। इसीलिए कह रहा हूँ जी जान से मेहनत करो, और नंबर कर कम हो तो मैराथन चला रहा हूँ, अच्छे से मैराथन लगाओ और एकदम धून दो कि नहीं इस बार चूक भी गए, ऐसे चुकना नहीं चाहिए, चूक भी गए तो अगली बार तो भाई सीट हमारी रखी हुई है, ऐसे पढ़ो लो। ठीक है, तो आप करते क्या हो, किसान मेला की व्यवस्था कराते हो। ठीक है, ट्रेनिंग देते हो किसानों को, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में समझाते हो। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रहा है ना, तो इस तरह की जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके बारे में आप समझाते हो। आपका जो रोल है, एक तरह से आप फार्मर के फ्रेंड हो, फार्मर के डॉक्टर हो, फार्मर के एक्सटेंशन ऑफिसर हो। आपका यही देखो मेन रोल है। ठीक है, किसान मेला में क्या करोगे तुम, किसान मेला में कृषि के जो भी सामान है उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, एग्जीबिशन जिसे बोलते हैं हम लोग। दूसरा होता है ट्रेनिंग में किसानों को सिखाओगे कि नई सीड्स है तो इसके साथ खेती कैसे करोगे, पानी कितना डालोगे, कोई नया मशीन है तो इसके साथ कार्य कैसे करोगे, कैसे समझाओगे, कीटनाशक या कितना तुमको कितने ml डालना है। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बताओगे कि भाई बाढ़ आने वाली क्षेत्र है, तूफान आने वाला क्षेत्र है, बरसात आने वाला क्षेत्र है, तो इंश्योरेंस ले लोगे तो आपको सरकार आपके इंश्योरेंस करेगा। ठीक है, ये सब आप समझाओ किसानों को। वेतन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि वेतन थोड़ा सा देखो अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट को लेके और
किसानों को लेके अभी लेवल 4 पे ही काम करोगे, लेवल 4 पे काम करोगे, लेकिन अभी जो अगली वैकेंसी आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो 2800 ग्रेड पे की जॉब दे देंगे। देखो अभी तक जो भी बंधु लोग काम कर रहे हैं ना, वो 2400 ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है मैं समझाता हूँ। थोड़ा एक वेतन पे क्लास बनाए हैं, चाहे तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 8वां वेतन आयोग के बारे में ढंग से बताया गया है कि एजीटी में 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कितना सैलरी बढ़ेगी, 8वां वेतन कब आएगा, सब कुछ बताया गया है। फिर भी मैं एक यहाँ पर छोटा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखो लेवल 4 पे हम लोग जॉब करते हैं ग्रुप सी में, लेकिन अगर कोई भी इंडिया में ग्रेजुएशन लेवल पे जॉब आप पूरे इंडिया में देखोगे तो वो लेवल 6 पर स्टार्ट होती है, लेवल 6 से स्टार्ट होती है। लेवल 6 की स्टार्ट होने का मतलब है कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी 4200 ग्रेड पे के अंदर देनी चाहिए। सिंपल सी एग्जांपल बताऊं तो आप दरोगा जानते हो, हर एक थाने में दरोगा होता है। तो जो दरोगा है वो ग्रेजुएशन लेवल पे जॉब करता है, तो दरोगा की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 4200 ग्रेड पे की ही होती है। और दरोगा भी ग्रुप सी में ही आता है, आपको याद रखना। दरोगा जो 2 स्टार वाले होते हैं उन्हें दरोगा बोलते हैं, जो 3 स्टार वाले होते हैं उनको सीओ इंस्पेक्टर बोलते हैं, जो 1 स्टार वाले होते हैं उनको एएसआई बोलते हैं, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। थोड़ा सब ध्यान रखना, क्योंकि अब ये सब जैसे तुम ग्रेजुएट हो ना, तो इतनी छोटी छोटी नॉलेज अगर तुमको नहीं पता है तो कभी कभी शर्मिंदगी होनी पड़ती है कि कोई तुमसे पूछ दिया अच्छा ये 2 स्टार वाले हैं, अच्छा 3 स्टार वाले में क्या अंतर है, तो बता सकते हो। इनका लेवल पे अंतर होता है। जो 3 स्टार वाला होता है उसका लेवल पे मिनिमम 48 ग्रेड पे होता है, ठीक है। जो 2 स्टार वाला होता है वो 42 ग्रेड पे काम करता है, जो 1 स्टार वाला होता है वो 24 ग्रेड पे काम करता है। तो प्रॉब्लम यह है ना कि हम लोग के अभी जो आसपास जैसे एमपी है, बिहार है, वहाँ पर जो एजीटीए की जॉब है वो 4200 ग्रेड पे है। हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़े थे, यूनियन हाई कोर्ट में केस लड़ा था, और हाई कोर्ट ने कहा कि आप 4200 ग्रेड पे ही सैलरी दीजिए। लेकिन जो सरकार है वो कह रही है नहीं, हम 2800 पे देंगे। सरकार मान रही है, लेकिन वो कह रही है हम 2800 पे देंगे। तो हम लोग केस तो जीत गए हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कब सैलरी 4200 मिलेगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 4800 ग्रेड पे आपको सैलरी मिलेगी, यह जान के चलिए। तो 4800 ग्रेड पे मान के चलो 40,000 सैलरी आराम से आपको मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। अब बहुत अच्छी है, बहुत ही फेयर सैलरी है। आप 40,000 बहुत अच्छी सैलरी होती है, काम बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होता इसमें, ठीक है। अभी महंगाई भत्ता ये सब क्या होता है, चारे क्या होता है, आप जाके देख सकते हो। आपको एक क्लास पड़ी हुई है 8वां वेतन आयोग करके, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ के बारे में, पूरी सैलरी के बारे में डिटेल निचोड़ के बताए हैं एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आप जब एजीटीए बन जाती हो तो आपका जो प्रमोशन है वो होता क्या है। देखो सबसे पहला प्रमोशन होता है एडीओ का। यहाँ पर एडीओ का 2800 ग्रेड पे लिखा हुआ है। देखो 2800 इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप 2400 पे काम कर रहे हो तो एडीओ 2800 हो जाएगा, लेकिन जब आप 4200 पे काम करोगे तो एडीओ 4600 हो जाएगा। देखो जो एडीओ की सैलरी है वो 4600 या 4800 ग्रेड पे में ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट ने इस वाले में बड़ा झोल कर रहा है, क्योंकि जो सैलरी देनी चाहिए, जो प्रमोशन होने के बाद जो पावर देनी चाहिए वो दे नहीं रही है, बस काम ले रही है कि काम आप एजीटीए वाला ही करोगे, लेकिन हम सैलरी आपको देंगे बाबू वाली। ये गलत कर रही है देखो। तो एजीटीए के 5 साल बाद, 5 से 8 साल बाद एडीओ बनते हैं आप लोगों। उसके बाद बनते हो देखो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। एसएमएस नहीं कहूँगा, एसएमएस बहुत बड़ी पद हो जाती है, लेकिन आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बन जाते हो। इसे एसटीए बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एसटीए बोलते हैं, एसएमएस नहीं, इसे वो एसटीए बोलते हैं। एसटीए देखो जो है वो है पीसीएस लेवल की जॉब, ठीक है। एसटीए क्या है, ये पीसीएस लेवल की जॉब है। इसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू देना पड़ता है। फिर एसटीए के बाद तुम बनते हो एसडीएओ, ये लेवल 9 की जॉब होती है, समझ रहे हो, लेवल 9, लेवल 9 बहुत बड़ी पद होती है। उसके बाद बनते हो आपको डीएओ, ये होता है गैजेटेड ऑफिसर। डीओ जो होता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, ये होता है यूपीएससी, यूपीएससी के लेवल की जॉब होती है, ठीक है। तो आप देखो इतना तो कंफर्म है कि अगर आपकी एज मान के चलो 22-23 साल की है तो आप एसडीएओ तक तो आ जाओगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 28-29 साल हो गई है या जॉब पाते पाते, तो आप मान के चलो कि एसटीए तक तो पहुंच ही जाओगे, एसटीए तक पहुंच जाओगे, या हो सकता है एसडीएओ तक पहुंच जाओ। बहुत अगर आपका काम अच्छा रहा तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। डीओ तो पहुंचना देखो बहुत चांस कम होता है, यह देखने में लग रहा है कि हर 5 साल में प्रमोशन होगा, हम 25 साल में पा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बंधु। 10 साल पे प्रमोशन हो जाए, क्या पता आपका। तो डीईओ का तो चांस कम ही रहता है, लेकिन ऐसे डीईओ का चांस होता है। और ऐसे डीईओ में के पद से अगर आप रिटायर होते हो, यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छी पेंशन मिलती है, बहुत अच्छा मतलब सैलरी रहता है, सम्मान, आपका गाड़ी मिलता है, आपको एक बंगला मिलता है, आपको पूरी फैसिलिटीज दी जाती है। एक बहुत बड़ी पद है। लेवल 9 देखो यार, लेवल 9 एक ऑफिसर हो गया ना, लेवल 9 एक ऑफिसर का ऑफिसर हो जाता है, समझ रहे मेरी बात। ये ब्लॉक से ऊपर चले जाते हैं ऐसे डीईओ, ये समझो। और डीईओ तो बता ही रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो सकते हैं। चलो अब ये समझो कि ये जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, इसका जो ट्रेनिंग होता है वो कहाँ होता है। इसका ट्रेनिंग सीमैप होता है, ये एस नहीं होगा, ये सीमैप होता है, ठीक है। सीमैप होता है, यह आपका है लखनऊ में। अब लेकिन जैसे कि जो अभी देखा जा रहा है प्रेजेंट टाइम में कि
3400 बच्चों को बुला रहा है यह, तो 3400 बच्चों को एक साथ सीमैप में ट्रेनिंग देना तो मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि वो 5-6 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए, गर्ल्स के लिए कहीं और बना दे, बॉयज़ के लिए 4-5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दे, ऐसा कर सकता है। ऐसा एज चांस लेके हम लोग चल रहे हैं, बट क्या करेगा वो तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में अभी हम लोग बात बताएंगे, अभी जब ज्वाइनिंग की टाइम आएगा तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पूरा बताएंगे, वहाँ पर क्या होता है, क्या व्यवस्था होता है, उसके बारे में डिटेल क्लास देंगे हम लोग। ड्यूरेशन क्या होता है, करीब 30 दिन का आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब 1 महीने ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद पोस्टिंग क्या होती है, पोस्टिंग देखो मोस्टली आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में दे दी जाएगी। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इतना जानो कि आप अपने मंडल में जॉब कर सकते हो, अगर नंबर ठीक है तो अपने पास के मंडल में जॉब कर सकते हो या अपने मंडल में जॉब कर सकते हो। मैं अगर सिंपल कहूँ तो इसमें वर्क लाइफ और फैमिली दोनों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, मतलब अपनी ज़िंदगी को और अपने जॉब को और दोनों मेंटेन करना चाहते हो तो इसमें सैलरी अच्छी है, काम का लोड कम है, टेंशन कम रहता है, किसानों के साथ बहुत प्रेम व्यवहार के साथ सम्मान पूर्वक आपको ज़िंदगी मिलती है। तो इसमें ज़िंदगी बहुत अच्छा है यार। मतलब बाकी जॉब को हम देखते हैं, सीसीआई है, एफसीआई है और नाबार्ड है। नाबार्ड में सैलरी को बहुत ज़्यादा 1.5 लाख सैलरी, 1 लाख सैलरी है। एएफओ में सैलरी 70-75 हज़ार है। लेकिन सैलरी के साथ जो एक सुकून ज़िंदगी में ढूंढना चाह रहे हो, जिसको बहुत पैसे कमाने हैं, वो नाबार्ड और एएफओ की तरफ टर्न कर जाओ। ज़्यादा कमाना आरबीआई में चले जाओ। आरबीआई की सैलरी पता है 28 लाख के लमसम में पैकेज आता है इसका है। तो लेकिन अगर तुम्हें सुकून चाह रहा है ज़िंदगी में कि यार पैसा तो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ज़िंदगी सुकून से जीनी है, उसके लिए तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है एजीटी। बहुत अच्छा जॉब है यार, बहुत अच्छा जॉब है। बहुत सारे दोस्त लोग जॉब कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सुकून से नहीं जी रही है। अब ये क्वेश्चन मन में आता है कि यह नौकरी क्यों चुनना है, ठीक है। देखो ये नौकरी ये चुनना है क्योंकि समाज के बीच में, किसानों के बीच में तो बहुत सम्मान मिलता है। यकीन मानो, मैं देखा हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। इतना आपको सुकून मिलेगा ना भाई, इतना सुकून मिलेगा, इतना सम्मान मिलता है ना। साहब बैठिए, साहब ये सुनिए, साहब ये करिए, यार तुम खुश हो जाओगे, जाकर देखना, खुश हो जाओगे एकदम। दूसरी बात, यह ग्रुप सी की नौकरी है, लेकिन बी का फील आता है यार। और सरकारी नौकरी है तो सबको पता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2025 से उम्मीद कराया जा रहा है कि 2200 से ज़्यादा पद आने वाले हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में उम्मीद है कि करीब करीब 2700 पद एजीटीए की नई वैकेंसी आने वाली है। जो पुराने एजीटीए की वैकेंसी नहीं दिए हों वो नए वाले को दे देना भाई, और जिनकी नंबर कम है, जो 30-35 वाले नंबर वाले हैं, उनका देखो चांस कम ही है, तो वह नए एजीटीए के लिए दमदमा के पढ़ो। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे मैराथन पड़ा हुआ है, वहाँ से लगाओ। पेट नहीं दी हो तो भाई कोई चांस ही नहीं है, तो आप सब जानते हो। लास्ट बात, अगर आप सब लोग यह चाहते हो कि आप सब ज़िंदगी में कोई कामयाब हो, ठीक है, तो एक छोटी सलाह देता हूँ कि अपने लाइफ को 6 महीने के लिए सोशल मीडिया की दुनिया से दूर करो, सोशल फ्रेंड की दुनिया से दूर करो, रिश्तेदार, दोस्ती, परिवार सबसे दूर करो 6 महीने के लिए, ठीक है। और इस 6 महीने में एग्ज़ाम को टारगेट करो, सबसे पहली ज़रूरी होता है टारगेट करो। और टारगेट करने के बाद बस एक ही चीज़ करो कि अपनी पढ़ाई को मोटिवेशन के साथ रखना। यह नहीं कि आप बहुत दौड़ के पढ़े, 10 दिन पढ़े और फिर सो गए। देखो मैराथन अगर आपको दौड़ना है ना, तो आपको धीरे-धीरे रनिंग करना होता है। कभी भी मैराथन में ऐसा नहीं होता कि आप बहुत तेज़ दौड़ोगे, बहुत तेज़ दौड़ोगे तो थोड़े दूर में जाओगे फिर गिर जाओगे। धीरे-धीरे दौड़ो। एक छोटा-सा 4 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, पहले 6 घंटे टाइम टेबल बनाओ या 3 घंटे टाइम टेबल बनाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। टाइम टेबल बनाओ, टारगेट करो, पढ़ना शुरू करो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसा होता है कि जब आपका पेन नीचे होता है तो कोई पेन से अपने लिख रहा होता है। डिपेंड यह करता है कि आप उससे टक्कर कैसे लोगे। तो आप अपने आप को अगर एक कदम आगे रखना चाहते हो मेरे हिसाब से, तो मैं एक बहुत सिंपल सा तुम्हें सलाह देता हूँ। एग्ज़ाम आने से पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया हो, एग्ज़ाम का डेट आने पर, नोटिफिकेशन आने पर आप रिवीजन करना शुरू करो। जैसे मान लो अभी एजीटीए नहीं आया है, एजीटीए अभी हो सकता है कि साल के मिड में या लास्ट में ही एग्ज़ाम कराए, तो उसके होने से पहले आप पूरा कोर्स पढ़ चुके हो। जब आपके पास सिलेबस है, डिफाइन सिलेबस है, तो अब कोर्स कंप्लीट कर लो। जब एजीटीए का एग्ज़ाम डेट आए तो आप रिवीजन करते रहो, आप अपना प्रैक्टिस करते रहो। अब उस समय पढ़ना शुरू करोगे तो उम्मीद देखो कम रहेगी, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको एक छोटा-सा मोटिवेशन याद समझ में आया होगा। देखो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, काफ़ी लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई में थोड़ा-सा आपको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपने दोस्तों से दूर होना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर होना पड़ेगा, अपने रिश्तेदार से दूर होना पड़ेगा। दूर होने का यहाँ पर सेंस यह है कि आपका फिक्स टाइम पढ़ने के लिए रहे, बाकी लोग के लिए टाइम फिक्स ना रहे, ठीक है। आप जो फिक्स किए हो कि दिन में 1-2 कॉल करना ही करना है, फिक्स ये मूवी देखनी ही देखनी है, तो यह फिक्स टाइम पढ़ने पर रहे, ना कि किसी से बात करने पर रहे।
बस यही छोटा सा बात रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जानदार रहिए। धन्यवाद।